उसके बाद जो है वो रोनन बार भी हैं। रोनन बार जो शिनबेत जो है ना, वो इंटरनल सिक्योरिटी है। एक वहाँ पर एक जो इनका इंटेलिजेंस का ढांचा है ना, उसमें यह है कि एक तो इंटरनल सिक्योरिटी है इसराइल की, और एक जो है इसमें आप समझें कि इसमें एक शिनबेत है। ये 8 फरवरी 1949 को बनी थी। ये इसराइल डिफेंस फोर्सेस से निकली और बेंगोरियन ने इसको बनाया, और ये इसके 3 डिपार्टमेंट्स हैं, और फिर ये ओवरसाइट करती है। ये भी डायरेक्टली शिनबेत भी जो प्राइम मिनिस्टर को ही रिपोर्ट करती है। 1000 लोग इसमें जो है वो थे 90s के अंदर। लेकिन ये है कि देखना है कि इसका बजट जो है वो मोसाद का वो 2.8 बिलियन डॉलर्स तक पहुंचता है। 2018 का मैं ये फिगर दे रहा हूँ, अब लेटेस्ट इसकी डिटेल्स। दूसरी जो है वो इनकी इंटेलिजेंस एजेंसी अमन के नाम से, अमन जो है वो भी 1950 में बनी थी, वो भी बेंगोरियन ने बनाई थी, और ये मिलिट्री इंटेलिजेंस है। ये इनकी मिलिट्री इंटेलिजेंस जो है वो उसका नाम अमन है, और वो भी प्राइम मिनिस्टर को, और लेकिन उसके साथ ही वो जो इसराइली फ़ौज है उसके जनरल स्टाफ को भी रिपोर्ट करती है। उसके भी मेंबर्स जो हैं वो, और उसका बजट। अच्छा, और इसका बजट क्लासिफाइड है, वो जाहिर नहीं होता। अमन का मिलिट्री इंटेलिजेंस का बजट जो है वो क्लासिफाई रखा हुआ है इन्होंने। और फिर मोसाद है, ये भी बेंगोरियन ने बनाई थी, जो उस वक्त के वज़ीर आज़म थे पहले इसराइल के। और ये जो है ये मतलब ये वो है जो एक्सटर्नल इंटेलिजेंस को भी, और कवर्ट ऑपरेशंस को भी, काउंटर टेररिज्म को भी, और ये जो थी। और ये एक बड़ी ज़बरदस्त इसराइल मोसाद। तो ये इयन ब्लैक और बेनी मॉरिस की किताब है, मोसाद, शिनबेत और अमन। अच्छा, इसको ये मुख्तलिफ़ ज़बानों में, इंग्लिश में भी है, और अगर किसी ने पूरा इसराइल का वो डिफेंस इंटेलिजेंस स्ट्रक्चर समझना हो तो ये चंद बेहतरीन किताबों में से एक है। ठीक है, हाईली रिकमेंडेड अगर किसी ने इन डेप्थ पढ़ना हो, और बड़ी ज़बरदस्त किताब लिखी हुई है। अच्छा, एनीवे, अच्छा अब उसमें, लेकिन मैं ये बात इसलिए कर रहा हूँ कि वहाँ पे पेरिस में ये सब जमा हो गए दोबारा, यानी मिस्र, यानी CIA, यानी कतर और इसराइल, ये सारे जमा हुए हैं दोबारा पेरिस में। और पेरिस, अच्छा यहाँ जो डेविड बार्निया है ना, जो मोसाद है, मोसाद के जो सरबराह हैं, उनका रोल कुछ बहुत ही अजब सा है इस मामले में, क्योंकि वो अमन मुज़ाकरात में भी हैं, और ये मोसाद वो हैं जिन्होंने कहा था कि हम पूरी दुनिया में हमास के लोगों को कत्ल करेंगे। दूसरी मुल्कों में, तुर्की में इनके लोग पकड़े हुए हैं, तुर्की ने बहुत सारे जासूस पकड़े हुए हैं। तो ये एक अजब सी बात है कि अमन मुज़ाकरात में मोसाद, CIA के सरबराह भी शरीक हो रहे हैं अमन मुज़ाकरात में। तो चलें, मतलब अमूमन ऐसा होता है कि किसी और शख्सियत को सामने रखा जाता है, और चलें पीछे CIA बैठी हो, लेकिन वो सामने जो हैं वो तो कोई और लोग होते हैं, कोई डिप्लोमेट्स होते हैं, वो मुज़ाकरा। लेकिन ये बड़े कमाल की बात है कि इसमें सवाए कतर के, जहाँ के वज़ीर आज़म और वली अहद हैं, बाकी मुल्कों के इंटेलिजेंस चीफ्स बैठे हुए हैं, और वो अमन मुज़ाकरात के अंदर भी हिस्सा ले रही है। अमन मुज़ाकरात में ऐसा ना, पीस के ऊपर जो मामला था, मतलब बिल्कुल लगता है ऐसे जैसे कोई 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 होता है ना कि मतलब इंटेलिजेंस चीफ्स बैठ कर डिसाइड कर रहे हैं कि भाई ये जो 30,000 फ़लस्तीनी शहीद हो गए हैं, और जो इतने होने हैं तो उनका क्या कहा। भाई आप चले पीछे बैठे इंटेलिजेंस एजेंसी, तो ख़ासतौर पे ऐसी इंटेलिजेंस एजेंसी जो कह रही है, उसका सरबराह बैठा हुआ है जो कह रही है कि हमने दूसरे मुल्कों में जाके कत्ल करना है, तो और उसका फेलियर है, उसका बहुत बड़ा फेलियर है, उसका भी अच्छा शिनबेत का भी फेलियर है उसका, और मिलिट्री इंटेलिजेंस अमन का भी फेलियर है। ये जो 7 अक्टूबर हुआ है, ये तो तीनों को पटखा देना चाहिए था इसराइल में अभी तक, लेकिन वो तीनों अब मौजूद भी हैं मुज़ाकरात में, फिर वापस जाते हैं। फिर वो, मुझे ये नहीं पता कि इनके नीचे जो ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या इनके भी इनसे ऑर्डर्स ले रही है, या वो अपने तौर पे इंडिपेंडेंटली वो सब कुछ कर रही है, क्योंकि ये तो उसमें शरीक है ना। मतलब है कि पेरिस जा रहे हैं, कभी दोहा आ रहे हैं, कभी कायरो जा रहे हैं, कभी इधर जा रहे हैं। तो ये बड़ी अजब सी बात है, और मोसाद के सरबराह और कह रहे हैं उन्हीं मुल्कों में हमने मारना है हमास के लोगों को। तो चलें, ये भी हमने देखना था। वो चलें, मतलब ये होना आइडियली तो डिप्लोमेट्स करते हैं बातचीत, और पीछे वो मोसाद और CIA रहती है। वो CIA खुद अमन मुज़ाकरात में शरीक है, तो ये बड़ी अजीब सी बात है।
और जो लेकिन ये मुज़ाकरात में जो शरीक नहीं थे लेकिन जिनको दबाव डालने के लिए भेजा वो तो ब्रेड मैकक थे, जो कि अभी इसराइल आए और कायरो भी गए हैं, तो कायरो गए हैं तो वहाँ से कायरो इसराइल का दौरा कर रहे हैं, और ये मशरिक़ वस्ता के लिए जो खुसूसी नुमाइंदे हैं वाइट हाउस के, तो वो अमन मुज़ाकरात में है नहीं पेरिस में। तो बहरहाल मतलब है कि जो मिजाज यार में आए, मतलब उनकी मर्जी है भाई, उन्होंने डिप्लोमेट उधर भेज दिए और मुज़ाकरात के लिए उनको डाल दिए। ये डिसाइड होना है, क्योंकि देखें इसमें ये जंगें हुई हैं ना, अब उनके सामने गारंटीज वो ले रहे हैं सारी, लेकिन जो दूसरी बात है वो ये है कि तो पेरिस में मुज़ाकरात हो रहे हैं, दोबारा शुरू हो गए मुज़ाकरात वही, और प्रेसिडेंट बाइडन पे शदीद दबाव है कि भाई आप जो हैं, अच्छा इन्होंने फिर बैठे बैठे एक पटाखा चलाया है दोबारा, एक तो कत्ले आम जारी है रफ़ा के ऊपर, फिर हमले हो रहे हैं, इन्होंने अपना एक नया मुआहिदा आज जो है वो पेश कर दिया नेतन्याहू ने, वहाँ मुज़ाकरात हो रहे हैं वो पुराने पेरिस एकॉर्ड पे, ये कह रहे हैं कि जी ऐसा है कि हम जंगबंदी कर देते हैं, लेकिन जंगबंदी के ये नया प्लान इन्होंने पेश किया है, उसको उड़ा दिया है फ़लस्तीनियों ने भी, और बड़ा सख्त रिएक्शन मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ OIC की तरफ से और अमेरिका की तरफ से भी और यूरोपीय यूनियन की तरफ से। वो कहते हैं ऐसा है कि मैं सीज़ फायर चलिए जंग बंद कर देता हूँ, लेकिन उसमें शर्त ये है कि जो एक तो ये है कि जो मिस्र के साथ बॉर्डर है पूरा, उस पर इसराइली फ़ौज होगी, गज़ा के अंदर भी इसराइली फ़ौज ही कंट्रोल करेगी, कोई दूसरे अरब मुल्क के इस्लामी मुल्कों की फ़ौज नहीं आएगी, मतलब वही फ़ौज ही रहेगी, जंगबंदी कर देते हैं, और इस दौरान जो है वो हम जंगबंदी करके फ़ौज जो है वो अपना पुरअमन ऑपरेशन जारी रखेगी अंदर, और यही सिलसिला जो मगरबी किनारे में भी होगा, उसमें कोई 2 स्टेट सोल्यूशन, और ये पूरा प्लान इन्होंने पेश किया है नेतन्याहू। मतलब ये असल बात ये है ना कि जैसे जैसे ये मामला आगे बढ़ रहा है, अमेरिका के लिए अब एक अनोखा मसला बन गया है, और अमेरिका के अंदर से आवाज़ें आ रही हैं, उनके सेनेटर्स, उनके कांग्रेसमैन अब वो ख़त लिखना शुरू हो गए हैं कि भाई क्या नेतन्याहू आपसे नहीं, आपकी बात नहीं सुन रहा, मतलब आपकी बात फिर सुन कौन रहा है, इस वक्त पूरी दुनिया में कौन सुन रहा है, कोई यूरोप का मुल्क सुन रहा है आपकी बात कोई अमेरिका है, अमेरिका का प्रेसिडेंट जो है वो बड़ा, तो बाइडन की पॉलिसीज जो हैं वो बिल्कुल ये यूक्रेन और फिर गजा के कत्लेआम के वो बिल्कुल अजीब सी हो गई हैं, तो अंदर का प्रेशर बिल्ड हो रहा है कि भाई आप क्या बार बार सुनाते हैं कि ये उसको भी गालियां दे रहे हैं पुतिन को, कभी इसको गालियां दे रहे हैं आप, तो आपका फ़ोन, आपके फ़ोन का कोई असर नहीं है कि आप फ़ोन करते हैं बार बार नेतन्याहू को, नेतन्याहू बात नहीं सुन रहा आपकी। तो मेरे ख्याल से ये एक वो जो इन्होंने वीटो भी किया ना, तो इसलिए किया कि जी हम वीटो इसलिए कर रहे हैं UN के अंदर कि हमारी जो अपनी जो पीस प्रोसेस की कोशिश है उसके ऊपर असर पड़ेगा, तो इसलिए हम इस करारदाद को वीटो कर रहे हैं, लेकिन हम मुज़ाकरात आगे बढ़ाएंगे। चलें जी, अब वो मुज़ाकरात कायरो में भी नहीं हो रहे, वो पेरिस में, फिर पेरिस पे चला गया मामला, और मैक्रो बड़े स्टेट है उनकी जो 2 स्टेट सॉल्यूशन के हवाले से पॉलिसी है, तकरीबन सारे पूरे यूरोप की, अमेरिका भाग गया 2 स्टेट करके, वो दौड़ गया अमेरिका का, तो सारा ये था जब ये ऑस्लो मुआहदे और ये सारा हुआ था 2 स्टेट सॉल्यूशन, तो बात ये कि वो दौड़ गया अमेरिका खुद, तो अमेरिका इसको इम्प्लीमेंट करवाएगा, लेकिन इशू ये सारा कि इस दौरान जो है वो इसराइली जहरियत, ये जो है ना एक एक दिन, एक एक घड़ी, जिसमें वो रफ़ा के ऊपर कभी अस्पताल पे आज भी उन्होंने हमले किए, फ़लस्तीनी शहीद हो रहे हैं, और ये बड़ी हिम्मत है, मैं बताऊं आपको, ये जो लेबनान में हिजबुल्लाह हैं, या ये जॉर्डन में जो बैठे हैं अरब और फ़लस्तीनी, मतलब वो रुके हुए, वो सारा इंतज़ार कर रहे हैं ये ब्लो अप ना हो जाए किसी तरह चीज़, और इजिप्ट और दुनिया भर में मुजाहरे भी आप देखें नहीं ना, मतलब लोग इसको कि इससे पहले कि ये ब्लो अप हो, इसको अमेरिका ने रोकना है, वरना फिर किसी के काबू में नहीं आएगा मामला। ये वो बात है जो सेक्रेटरी ब्लिंकन कह के गए हैं सबसे, सेक्रेटरी ब्लिंकन से मिल कोई नहीं रहा था पिछले दौरे में, ठीक है ना, सेक्रेटरी ब्लिंकन से मुलाकात ही शर्त पे हुई है कि वो जाके इसको पीस एग्रीमेंट को और ये मुआहदे को आगे बढ़ाएंगे, जिसमें अल्टीमेटली 2 स्टेट सोल्यूशन है। अच्छा, अब लेकिन इसमें जो है वो हुतीज़ ने एक और कमाल की है पिछले 24 घंटे पहले, तो उन्होंने कहा कि जी 3 मुल्कों के तरफ से पाबंदी है जहाज़ों पर, इसराइल और अमेरिका और बरतानिया, उनके जहाज़ तो यहाँ आए ना, एक उन्होंने हमला कर दिया एक और जहाज़ पे, उस जहाज़ को भी आग लग गई, एक और जहाज़ को आग लग गई, वो भी शायद उसका कोई बरतानिया से था ताल्लुक, वो भी आग लग गई।
लेकिन उन्होंने ये आज बाकायदा ऐलान किया है कि अब जो हमारे हमले हैं वो हमारे जो सबमरीन वेपन्स हैं वो हम उसमें इस्तेमाल करेंगे, यानी ज़ेरे ज़मीन, सॉरी ज़ेरे समंदर, ठीक है, ज़ेरे आब। अच्छा, तो वो हम सबमरीन वेपन्स इसमें यूज़ करेंगे। और सबमरीन वेपन्स जो हैं ये कोई मतलब कोई नई चीज़ नहीं है। सबमरीन वेपन्स जो हैं ये मेरे ख़्याल से 1870 या 1860 में ये यूज़ हुए थे पहली दफ़ा, अंडर वाटर वेपन्स, सबमरीन वेपन्स। और पहली और दूसरी जंग अज़ीम में तो बहुत ही इस्तेमाल हुए। बड़े बड़े जहाज़ जो हैं, और जर्मन ने यू बोट्स बनाई थी, यू बोट्स कहलाती थी उस ज़माने की। अगर हम अखबार देखें ना तो बड़े बड़े जहाज़ यू बोट्स ने ये गिरा दिए थे। अगर हम देखें यू बोट्स ने 9 जहाज़ गिरा 9 शिप्स को डबो दिया। ये बड़ा रौला रप्पा था। लेकोनिया को यू बोट ने डबो दिया। ये यू बोट कहलाते थे जो सबमरीन थी ना, फर्स्ट और सेकंड। 9 जहाज़, 9 यानी आप सोचें 9 शिप्स को यू बोट्स ने उड़ा दिया। तो ये यू बोट जो है ना उस ज़माने में, और ये हम देखें अगर इवनिंग ट्रिब्यून देखें, ये तो बहुत ही पुराना है। ये जो दिखा रहा हूँ ना मैं आपको इस वक्त, ये तो 19वीं सदी का। तो उस वक्त जो है बिग ब्रिटिश वॉरशिप संक बाय जर्मन सबमरीन, और यानी सबमरीन का जो है अलाइज क्लेम दे आर गेनिंग ग्राउंड इन फ्रांस। ये पहली जंग अज़ीम का, सॉरी पहली जंग अज़ीम का। तो ये 20वीं सदी के शुरू का। तो बात ये है कि इन अखबारों को अगर देखें ना तो इन अखबारों को पढ़ के आपको पता चलता है कि ये जो है ये उस ज़माने में, अब यानी इसको अभी तो हम दूर से दिखा रहे हैं ना, अगर अब इन रियलिटी अगर ये पढ़े ना ये पूरी न्यूज़, तो आपको पता चलेगा कि ये तो बहुत ही ज़्यादा जो है वो अच्छा। फिर उसके बाद ये जो न्यूयॉर्क ट्रिब्यून वाला है उसमें देखें कि ये जो यू बोट ने सिंक कर दिए 9 जहाज़, तो उसमें देखें टॉक ऑफ हिडन यू बोट बेसिस, मतलब यू बोट बड़ी एक जो है ना, Americans abroad, one liner, no lives lost और destroyers rush from Newport bring 256 persons। मतलब एक जो है ना एक बहुत बड़ा एक था मसला कि भाई ये सबमरीन वेब को कैसे रोकना है, वेपन्स वो हुतीज़ कह रहे हैं हम इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, और हुतीज़ के पास जो है जो वेपन्स हैं, वो हुतीज़ के पास जो अमेरिका की तरफ से ये जाहिर किया गया है कि उन्होंने मुख्तलिफ जहाज़ पकड़े, और उन पे जो जहाज़ तो वो अच्छे खासे बड़े साइज़ के हैं। मतलब उनके पास जो अनक्रूड अंडर वाटर वेसल्स हैं, अगर हम उनकी तस्वीर दिखा सकें यहाँ पे, तो इनको US कोस्ट गार्ड्स ने यमन के करीब 2024 15 फरवरी अभी इनको मिला था सामान यहाँ से। अगर पिक्चर्स को बड़ा करके दिखा सकें तो ये इलेक्ट्रिक इसकी प्रोपल्शन है पीछे, फिर सिस्टम है, और फिर वॉरहेड है आगे। अब ये जो अंडर वाटर और सबमरीन हुतीज़ ने ऑफिशियली आज अनाउंस किया है कि हमें चूँकि कामयाबियाँ हासिल हुई हैं बहुत ज़्यादा, तो आने वाले दिनों में हम ना सिर्फ ये अपने ड्रोन्स, अच्छा, और इलाद के ऊपर एक ड्रोन मार दिए, एक जहाज़ को आग लगी है, वो जो जनूबी इसराइल में इलाद शहर था उसमें भी एक वहाँ रहा है, फिर वो आयरन डोम वहाँ से एक्टिव हुआ। तो ये इतनी पावर हुतीज़ के पास है। ये भी अब यहाँ के मुल्क भी सोच रहे हैं कि एक मिनट ठहर जाएं, ये जंगबंदी वहाँ हो भी जाती है तो ये जो पावर्स इमर्ज होकर सामने आ गई है हुतीज़ की, तो यानी जिसने मतलब है कि जो किसी भी वक्त फ्यूचर में इतनी सलाहियत रखती है कि पूरी शिपिंग लेन्स को ब्लॉक कर दे, और ये तो ये हुतीज़ एक नई पावर इमर्ज हो गई है इसमें, इस पूरी जंग के दौरान, जिसका पहले किसी को अंदाज़ा नहीं था कि हुतीज़ के पास इतनी पावर होगी। तो यूरोप का इत्तेहाद बनेगा, अमेरिका इत्तेहाद बना रहा है, तो हुतीज़ और चाइना से अमेरिका बात कर रहा है, ये हो रहा है। हुतीज़ इमर्ज होकर आगे आके हैं जो एक बिल्कुल एक नई पावर होती है ना कि आप अनएक्सपेक्टेडली वो एक पावर इमर्ज हो जाती है जंग के दौरान। तो ये गज़ा की जाहिरियत में हुतीज़ एक पावर बन के इमर्ज हो गए हैं। वो दुनिया की तिजारत को भी ला सकते हैं, उनके पास वेपन्स भी हैं, वो जहाज़ों को मतलब आग भी लगा सकते हैं, उनके ऊपर स्ट्राइक किया जाए उस पर भी कोई असर नहीं होता, वो जवाबन स्ट्राइक कर देते हैं। तो ये, और उनकी पहुँच जो है वो इसराइल तक है, इसराइल तक भी है, और कई अरब ममालिक तक भी, मुसलमान ममालिक तक भी। तो हुतीज़ एक बड़ी पावर बन के इमर्ज हुए। अब ये कैसे इसको ख़त्म करना है, क्योंकि डायलॉग मैंने कहा ना शुरू हो गया पेरिस के अंदर, और तमाम दुनिया की नज़रें इस बात पे हैं कि कल परसों रमज़ान से पहले प्रेसिडेंट बाइडन ने यकीन दहानी करवाई है अपने वो ज़ाहिर है जहाँ जा रहे हैं अपने फंड रेजर्स में, बाकी जगहों पे,
कि वो रमज़ानुल मुबारक से बहुत पहले जंगबंदी करवाएंगे। और यहाँ पे नेतन्याहू अब मेरे ख्याल से धीमे धीमे, क्योंकि उन्होंने टीम, अच्छा वो ले गए इसको ना वॉर कैब, पहले तो ये था कि नेतन्याहू अकेले भेज रहे हैं मोसाद चीफ को, अब उनकी काबीना ने अप्रूव किए। उन्होंने कहा भाईजान काबीना के लोगों, ये मेरे मत्थे मत डालना कि मैं ये मुज़ाकरात कर रहा हूँ 2 स्टेट सोल्यूशन वाले, ये अप्रूव करो कि मोसाद का चीफ तुम सबकी मर्जी से जा रहा है। सब ने अंगूठे लगाए उसके ऊपर टिक 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 करके, ठीक है ना। बस अमेरिका से कॉल आ रही है और आइसोलेशन में चला गया ना बिल्कुल, अमेरिका उनसे कह रहे करो भाई इसको। तो इन्होंने वॉर कैबिनेट से अप्रूव करवा के मोसाद के चीफ को भेजा है। अब ये नेतन्याहू नहीं कह सकते मुझे तो पता ही नहीं, अच्छा मोसाद का चीफ ये कर रहा था, वॉर कैबिनेट से मंजूर करवा के और फिर मुज़ाकरात के लिए भेजा है। लेकिन पब्लिक के सामने वो ये कि ये एक मुआहदा है और उस मुआहदे में ऐसे होगा वैसे होगा। और कतर और इजिप्ट बहुत शदीद, और अरब ममालिक इस वक्त जो है वो बहुत सख्त उनकी टोन है, क्योंकि नेतन्याहू ने बीच में उनके साथ भी छेड़खानी करने की कोशिश की।